नमस्ते। तो अब हम अध्याय 3 में जो आखिरी कविता है वह पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। तो पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में समझेंगे। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. If when you're walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो ये वो कविता है जिसके बारे में हम और गहराई से पढ़ेंगे। ये कविता लिखी है कैरोलाइन वेल्स ने। तो इस कविता में जो कवि हैं वे हमें बता रही है कि अगर आप पूर्वी जंगल में जाएं, यानी कि ईस्ट फॉरेस्ट में जाएं या जंगल में जाएं, तो वहां पे आपको बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर दिखेंगे, जिन्हें कैसे पहचानना है वो आपको इस कविता में कवि यानी कि कैरोलिन वेल्स बता रही हैं। वह ये आश्वासन देती हैं, दावा करती हैं कि अगर आप किसी ऐसे जानवर के सामने आते हैं जिसकी त्वचा पीले और भूरे रंग की है और उसकी इतनी जोर से उसमें उसकी जो दहाड़ है वो इतनी तेज है कि एक इंसान वह सुनकर मर जाए, तो उसे एशियाई शेर कहते हैं, यानी कि एशियन लायन। आपको याद रखना होगा ये जितने भी जो शब्द इस्तेमाल करे जा रहे हैं एक जानवर का वर्णन करने के लिए, जैसे एशियाई शेर के लिए पीले भूरे रंग की त्वचा, जोर से दहाड़ना, जिसकी वजह से एक इंसान जिसे सुनकर एक इंसान मर जाए, तो वह एशियाई शेर है। फिर वह कहते हैं कि अगर एक जो जंगल है उसमें एक ऐसा जानवर भी रहता है जो कि शाही वंश का है। शाही वंश यानी कि जो रॉयल है। तो वह कहते हैं कि आप अगर उसे मारते और खाते हुए देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक बंगाल टाइगर से मिले हैं, यानी कि जो शाही वंश का है, और अगर आप उसे मारते और खाते हुए देखते हैं तो वह बंगाल टाइगर है। और साथ ही साथ कवि जो है वह मजाक उड़ाती हैं कि खाने के बाद बाघ की पहचान हो जाती है, कि जब बाघ आपको खा लेता है तो आप समझ जाएंगे कि वो बाघ है। अब कवि के अनुसार अगर आप जब जंगल में हैं और आप टहलने निकलते हैं तो आपको एक ऐसा जानवर मिल सकता है जिसकी त्वचा पर धब्बे होंगे, और त्वचा पर धब्बे, और ये इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज भागता है कि जब तक आप समझेंगे तब तक ये आप पे छलांग मार देगा। तो यानी कि बहुत ही तेज है ये जानवर। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप एक तेंदुए से मिले हैं।
और अगर आप किसी खेत से गुजर रहे हैं और आपको एक जानवर दिखता है जो आपको कसकर गले लगा लेता है, तो उसे हम भालू कहते हैं, यानी कि बेयर। और अगर आपको तब भी कुछ संदेह है कि ये वही जानवर है या नहीं, तो आप इसका अपना जो इसकी पुष्टि कर सकते हैं ये देखकर कि वो आपको वापस से गले लगाता है या नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भालू आपको गले लगा रहा है, इसका मतलब कि वो आप पर हमला कर रहा है या अटैक कर रहा है आप पर। अब कवि ये कहते हैं कि अगर एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार कर रहा है अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, तो ऐसे जानवरों को पहचानना एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी इतना जानता नहीं है जानवरों के बारे में, जो नया है अभी इन सब चीज़ों में, तो उसके लिए ये सब एक पहेली की तरह होगा एक जानवर को जानना। तो इस मामले में जो कवि है वो एक लक्कड़बग्गा और एक मगरमच्छ का हमें उदाहरण देती हैं और उनके बीच में अंतर बताती हैं ताकि हमें समझने में सहायता हो सके। और वह साथ ही साथ जो गिरगिट है उसकी तुलना एक छिपकली से करती हैं। वह कहती हैं कि जो गिरगिट है वह छिपकली का ही एक छोटा रूप है। छिपकली का रूप है। और वे कहती हैं कि गिरगिट के ना तो कान होते हैं ना ही उसके पंख होते हैं, और वह गिरगिट की जो छिपने की क्षमता है, जैसे कि आप जानते होंगे कि गिरगिट रंग बदलता है, तो वह अपना जो उसके आसपास के जो प्रकृति होती है वह उसके रंग में ढल जाता है, तो उसको पकड़ना और उसको मतलब वो छिपता बहुत अच्छे से है। तो जो कवि है वो इस बात का भी मजाक उड़ाती है अपनी कविता में। अब इस कविता में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि या सिर्फ आप भूमि भी कह सकते हैं, यानी कि वो जमीन जहाँ हम जिस पे हम चलते हैं, तो वह भूमि हो गई, वह पृष्ठभूमि है। डिसर्न यानी कि समझना या किसी चीज को पहचानना। हाइड का मतलब होता है पशुओं की खाल। यहाँ पे आप हाइड से ये मत समझिएगा कि इसका मतलब होता है छिपना, नहीं, हाइड का मतलब यहाँ पे है पशुओं की खाल। पेपर्ड का मतलब होता है कोई चीज जहाँ पे मतलब इस कविता में पेपर्ड का मतलब है कोई चीज जो धब्बों से ढकी हुई है, जैसे कि ये जो जानवर है आप देख सकते हैं ये धब्बों से ढका हुआ है, तो उसके लिए हम पेपर्ड वर्ड यूज करते हैं। केरेस, केरेस हमने भालू के लिए इस्तेमाल किया था, इसका कविता में भालू के लिए इस्तेमाल हुआ ये शब्द। केरेस यानी कि कोमल या प्यार से कोई अगर कोई आपको स्पर्श कर रहा है तो उसे केरेस कहते हैं। नोविस का मतलब होता है कोई किसी चीज में जब आप नए होते हो, ये वैसे तो नौकरी के लिए यूज किया जाता है जब आप नौकरी में नए होते हो, लेकिन नोविस का वैसे मतलब है जब आप किसी चीज में नए हो। नॉन प्लस का मतलब होता है कि कोई पहेली या कोई भ्रम या आश्चर्य होना, तो उसे हम नॉन प्लस कहते हैं। अब हम इस कविता से के बारे में कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, डज डाइन रियली राइम विद लाइन? क्या ये शब्द जो है डाइन, क्या ये लाइन के साथ राइम कर रहा है? क्या आप इसे एक ऐसे तरीके से कह सकते हैं कि ये राइम करे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कवि ने यहाँ पे डाइंग लिखने की जगह, जो कि सही शब्द है डाइंग यानी कि मरना, कवि ने यहाँ डाइंग लिखने की जगह कवि ने यहाँ सिर्फ
डाइन लिखा है, ताकि वह लाइन के साथ राइम कर सके। दोनों अगर आप साथ में बोलेंगे शब्द तो आप देखेंगे कैसे वह एक जैसा ही साउंड कर रहे हैं, उनकी जो आप बोल रहे हैं वो एक ही जैसा है एक तरीके से, डाइन लाइन, तो उसे हम राइम कहते हैं। तो ये दोनों शब्द जो हैं यह राइम कर रहे हैं और इसीलिए कवि ने डाइन पूरा नहीं लिखा और सिर्फ डाइन लिखा है। दूसरा प्रश्न है कि जो कवि है वो हमें क्या बताते हैं कि हमें एक सुझाव देते हैं कि हम एक लायन और एक टाइगर यानी कि एक शेर और एक बाघ को कैसे पहचान सकते हैं और कब पहचान सकते हैं उनके हिसाब से। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर एक लायन की बात हो रही है यानी कि एक शेर की बात हो रही है तो वह पीले और भूरे रंग का होगा, भूरे रंग की उसकी त्वचा, और उसकी दहाड़ जो है वह बहुत तेज होगी। तो जो शेर है उसको तो हम ऐसे पहचान सकते हैं। जो बाघ है वह एक तो वह शाही है या रॉयल है, ठीक है ना। और अगर वो आपको खाने का प्रयास करता है तो वह बाघ है यानी कि बंगाली टाइगर इस कविता में। क्या तीसरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है जो शब्द लेफ्ट और लेप है जो कि तीसरे छंद में यूज किया गया है, स्टैंजा यानी कि छंद, ये सही तरीके से इनको स्पेल किया गया, इनकी जो स्पेलिंग है या कह सकते हैं इनकी जो, यानी कि स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी, कि जो इनकी वर्तनी है इन दो शब्दों की लेफ्ट और लेप की, क्या वो सही है और जो कवि है वो उसे सही से क्यों नहीं उनकी वर्तनी करते। तो दूसरे प्रश्न में ही पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है कि ये जो दो शब्द हैं लेफ्ट और लेप, यह गलत तरीके से इनकी वर्तनी की गई है। ऐसा कवि इसलिए करते ताकि जो कविता है एक तो वह हास्य कविता बन सके यानी कि ह्यूमरस कविता, और ताकि जो कविता के जो ताल है वह बनी रह सके, इसलिए कवि लेफ्ट और लेप दो अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चौथा प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं कि जो बेयर हग है यानी कि भालू जो आपको हग करता है या जो भालू आपको गले लगाता है, वह क्या है यानी कि बेयर हग क्या है। तो बेयर हग जो है वो एक बहुत ही मित्रतापूर्ण और एक ताकतवर हग है यानी कि गले लगाना है, जो कि भालू करते हैं तब जब वे आप पे हमला कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जब वे आप पे अटैक कर रहे होते हैं। फिर कवि ने कहा है कि जो हाइनाज हैं ऐसा माना जाता है कि वह हंसते हैं यानी कि लाफ करते हैं, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वह रोते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ये कहावत कि मगरमच्छ के आंसू। तो जो मगरमच्छ के आंसू है ये इसलिए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि हाइनास जो है वो हंसते हैं और जो मगरमच्छ हैं वह रोते हैं जब वह अपने शिकार को खा रहे होते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या आपकी भाषा में भी ऐसा कोई सिमिलर कोई ऐसा
भाव या ऐसा कोई विचार है जंगली जानवरों को लेकर? तो हाँ, हमारी भाषा में भी ऐसे शब्द या ऐसे काफ़ी भाव यूज़ करे गए हैं, जैसे कि हाथी के दाँत, हाथी के दाँत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, या फिर कह सकते हैं गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो हमारे भाषा में भी ऐसे कई विचार और ऐसे कई भाव हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। 5वां प्रश्न है कि ये जो लाइन है अ नोविस माइट नॉन प्लस, आप इसे सही ढंग से कैसे लिखेंगे? और जो कवि है उन्होंने ये गलत तरीके से लिखी है कविता में, ये जो लाइन है ये गलत तरीके से लिखी, लेकिन तब भी ये अच्छी लग रही है कविता में, ऐसा क्यों? तो ये जो लाइन है इसे हम सही से लिख सकते हैं अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड। तो आप देख सकते हैं कि बी और जो ये नॉन प्लस की जगह नॉन प्लस्ड हो गया है, तो कवि ने इसलिए मतलब ये गलत तरीके से लिखा था। ऐसा उन्होंने इसलिए करा क्योंकि जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि एक तो कविता की ताल बनी रहे इसलिए, क्योंकि जो शब्द है नॉन प्लस वह 10 के साथ राइम कर रहा है, जैसा कि कविता में इस्तेमाल इसका किया गया है। तो नॉन प्लस और 10 राइम कर रहे हैं, इसलिए कवि ने नॉन प्लस्ड शब्द नहीं यूज किया है। छठा प्रश्न है, क्या आप और ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं, ऐसे कवि के उदाहरण ढूंढ सकते हैं जहाँ पे उन्होंने भाषा को लेकर स्वतंत्रता दिखाई हो? लिबर्टीज विद लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा को लेकर स्वतंत्रता। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कविता में भी जो कवि हैं कैरोलिन वेल्स, उन्होंने बहुत जगह गलत शब्दों का या गलत लाइनों का इस्तेमाल किया है ताकि उनकी जो ताल है कविता की वह बनी रहे। तो इसीलिए आपको और उदाहरण देने होंगे ऐसे कवियों के जिन्होंने भाषा की स्वतंत्रता ली है, चाहे वो इंग्लिश में हो यानी कि अंग्रेजी में या आपकी खुद की भाषा में। और क्या आप ऐसे उदाहरण भी बता सकते हैं कुछ हास्य कविताओं के, ह्यूमरस पोएम्स यानी कि हास्य कविता के आपकी खुद की भाषा में? तो ऐसे बहुत से कवि हैं जो ऐसे शब्दों को लेकर, भाषा को लेकर स्वतंत्रता दिखाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए ये कविता की लाइन है उदाहरण के तौर पर, अ ट्री whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast। तो ये अगर मैं उदाहरण के तौर पे ये लाइन लूँ तो यहाँ पे जो शब्द प्रेस्ड यूज किया गया है ये असलियत में है प्रेस्ड। प्रेस्ड यानी कि दबाना, किसी चीज को प्रेस करना। तो यहाँ पर प्रेस्ड की जगह प्रेस्ड लिखा गया है ताकि वह इस शब्द यानी कि ब्रेस्ट के साथ राइम कर सके। तो इसीलिए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पे ऐसी भाषा को लेकर ऐसी स्वतंत्रता दिखाई गई है। जैसे कि कर्क शब्द यूज किया गया है
वर्क के साथ राइम करने के लिए, या कैन शब्द इस्तेमाल किया गया है पेन के साथ राइम करने के लिए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। 7वां प्रश्न है कि इस कहानी में बहुत जितना भी हास्य उदाहरण या हास्य जो शब्द और लाइनें यूज करी गई हैं इस कविता में, तो वह तब आई है जब एक ढंग से भाषा का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि हमने ये बात करी कि भाषा का गलत तरीके से जब उपयोग किया गया है, जब भाषा को लेकर स्वतंत्रता दिखाई गई है, तब इस कविता को हास्य बनाया गया है। और जो विचार हैं उनके पीछे, उन लाइनों के पीछे, वह भी काफी फनी है, यानी कि हंसने वाले हैं। तो इस कविता में ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? तो अगर मैं बात करूं तो जो लाइन्स मुझे अच्छी लगी वो हैं जैसे कि अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीप्स यू। तो जैसे अगर हम पहली इस लाइन को ले लें जो कि कविता में इस्तेमाल की गई है कि एक जंगली जानवर आपका स्वागत कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों एक हास्य का पात्र बनता है, ये जो लाइन है। या अगर कहें कि he'll only lap and lap again। अब यहाँ पे जो शब्द है लेप, ये लेपर्ड दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। तो यह भी एक हास्य भरी लाइन बन जाती है कि जहाँ पे लेपर्ड की जगह लेप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आप भी ऐसी कुछ लाइन्स इस कविता में से ढूंढ सकते हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फनी है। ये कहानी के बारे में हम अगली बार वापस से पढ़ेंगे ताकि हम और अच्छे से समझ सके इस कहानी को। धन्यवाद।